Welcome class 8th in today's class. Students, in our last class we have started geography chapter first resources, and I have explained all new key terms and introduction of resources in our last class. Today we will continue our study with our next topic, दैट इज़ टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वो सारी चीज़ें जो अर्थ पर पाई जाती हैं और हम ह्यूमन बींग्स के सरवाइव करने के में हेल्प करती हैं या फिर हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज हैं, है ना। तो हमारे अर्थ के अंदर, हमारे अर्थ पर, हमारे अर्थ में जो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं और हम जिनको यूटिलाइज़ भी कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। दो तरह से हम इन रिसोर्सेज को क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचर ने जो रिसोर्सेज हमको दिए हुए हैं, जो अर्थ के बनने के साथ साथ हमारे अर्थ पर क्रिएट हो गए थे, फॉर्म हो गए थे। और सेकंड है मैन मेड एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी वो रिसोर्सेस, यानी वो सारे रिसोर्सेस जो ह्यूमंस ने खुद बनाए हैं, है ना। बहुत सारी यूटिलाइज करने की चीज़ें हैं जो ह्यूमंस ने खुद फॉर्म किया है, खुद क्रिएट किया है, टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से या दूसरे तरीक़ों से, है ना। तो वो सारे रिसोर्सेस वो भी तो हमारे लिए यूज़फुल हैं। वो सारे रिसोर्सेस हमारे मैन मेड रिसोर्सेस कहलाएंगे, यानी दो तरीके के रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस एंड सेकंड इज़ मैन मेड रिसोर्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। सबसे पहले, अ नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग फाउंड इन नेचर दैट पीपल कैन यूज टू मीट देयर नीड्स। क्लियर था पहले से भी, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचर में पाए जाने वाली चीज़ें जिनको ह्यूमंस अपनी नीड को पूरा करने के लिए यूज़ करता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अब हम पहले देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, एक बारी फिर से, है ना। नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड ऑन द अर्थ दैट आर यूज्ड विदाउट मच अल्टरेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। वो सारे रिसोर्सेस जो नेचर में मिल रहे हैं और हम उन्हें उसी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलते हैं, या फिर हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेस हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हो जाएंगे, है ना। अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज कर लेते हैं और उसे एक नए फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो फिर तो वो मैन मेड रिसोर्सेस हो गया, नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, जैसे भी नेचर में मिल रहा था, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज होगा, है ना। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? रिसोर्सेज दैट वी फाइंड इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। क्लियर है, वो साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एयर दैट वी ब्रीद, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। इन सब को हम कहीं ना कहीं किसी भी रूप में यूज़ तो कर रहे हैं और उसी रूप में यूज़ कर रहे हैं जिस फॉर्म में, जिस रूप में वो नेचर में अवेलेबल है। बहुत से रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम उसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे वाटर, एयर, फ्रूट्स जो हम हमें मिलता है प्लांट से, ट्रीज से, है ना। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनको हम थोड़ा सा, बहुत मतलब नेचुरली बिल्कुल मिलते ही नहीं है, डायरेक्टली हम उसे नहीं ले सकते हैं, यानी मिनरल्स। जैसे मिनरल्स को हम किससे सेपरेट करते हैं? ओर्स से, है ना। हम डिगिंग करते हैं, माइनिंग निकालते हैं, उसमें से माइनिंग करते हैं और फिर उसमें से हम अलग अलग मिनरल्स को सेपरेट करते हैं, है ना। अलग अलग मेथड्स हमारे पास होते हैं उन ओर्स से मिनरल्स को सेपरेट करने के। तो ये डायरेक्टली हम ओर्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं, ओर्स से हम मिनरल्स को निकाल के फिर यूज़ करते हैं, है ना। तो यानी क्या कह सकते हैं हम कि नेचुरल रिसोर्सेज में भी कुछ रिसोर्सेज ऐसे जिन्हें डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक प्रोसेस करने के बाद ही यूज़ कर पाते हैं, है ना। वी गेट पेट्रोल, डीजल एंड वैक्स फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम आफ्टर रिफाइनिंग, है ना। आज हम जो यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल जैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं हमें मिलती हैं, बल्कि वो एक प्रोसेस के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज जिस भी फॉर्म में पाए जाते हैं ये
उनको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं और फिर हम उसे यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत से रिसोर्सेस ऐसे हैं जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब कि जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि कुछ प्रोसेस के थ्रू ले जाने के बाद ही हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में भी उपलब्ध होते हैं और डायरेक्टली यूज़ करने के लिए भी हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वाटर, जिसे हम एनर्जी जनरेट करने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल, एनर्जी के लिए, फ्यूल के लिए। फॉरेस्ट भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जिसमें हम वुड, फूड और मेडिसिन के लिए, इसका पल्प जो पेपर या और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, रिक्रिएशन के लिए। साथ ही साथ फॉरेस्ट होम ऑफ वाइल्ड लाइफ है। रबर, कॉटन जैसी चीज़ें भी हमें इन्हीं फॉरेस्ट से मिलता है। ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। इनके अलावा रॉक्स, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, शेल्टर के लिए यूज़ किया जाता है। मिनरल्स, ज्वेलरी, ग्लास, कैन, कैरेमिक्स के लिए यूज़ होते हैं। हमारा नेचुरल रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सॉइल, जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं। इनके साथ साथ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ भी फूड, वूल और रिक्रिएशन के लिए हमारे लिए यूज़फुल हैं। यानी ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज जो डायरेक्टली यूज़ हो रहे हैं और कुछ हैं जो थोड़े बहुत चेंजेस के बाद हम यूज़ करते हैं। तो अभी टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, उनके कई तरीके से क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो बेस है कि किस बेस पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि किसी भी रिसोर्स की ओरिजिन कैसे हुई, उसके बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। जिनमें से ओरिजिन के बेसिस पे दो तरीके से रिसोर्सेज को क्लासीफाइड किया गया है। टू कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज़ बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकंड इज़ अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर डेरिव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा, है ना। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज, अर्थ पर पाई जाने वाली ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं और जो लिविंग बीइंग से मिलके हमको मिल रही हैं, है ना, ऐसी चीज़ों को हम बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं, प्लांट्स लिविंग बीइंग्स हैं, है ना, और हमारे लिए यूज़फुल हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें इनसे। cereals, क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, हम लोग भी बायोटिक रिसोर्सेस हैं। ह्यूमन इज़ आल्सो अ रिसोर्स। हम लोग आगे ह्यूमन रिसोर्स को और अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बेस ओरिजिन के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें बायोटिक रिसोर्सेस क्या है ना। मोस्ट ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस इफ द एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल। बायोटिक रिसोर्सेज का एक और फीचर क्या है, एक और पहचान क्या है, कि बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी जैसे जन्म दे सकते हैं किसी को, अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं, हम कह सकते हैं बेबीज़ ही कह सकते हैं, या किसी भी तरीके से वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिसोर्सेज हमारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। सेकंड इज अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज आर फाउंड फ्रॉम फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इसे और क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ऑल थिंग्स विच आर नॉन लिविंग लाइक रॉक्स एंड मेटल्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रिसोर्सेस, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं हमारे लिए, पर इनमें लाइफ नहीं होती ना, ये नॉन लिविंग होते हैं। तो ऐसे नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड, है ना, इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना। प्लांट्स जैसी चीज़ें जो है या लिविंग थिंग्स जो हैं,
यानी बायोटिक रिसोर्सेस हमारे वो एग्जॉस्ट वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस थोड़े से कम होंगे। पर अबायोटिक रिसोर्सेज तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो तो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। वो जितने अमाउंट में अवेलेबल है हमारे पास और हम उनको यूटिलाइज़ करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे या कम होते जाएंगे, है ना। और ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में अवेलेबल है। दैट टोटल रिजर्व कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट, है ना। ह्यूमन एफर्ट कितना भी कर लेगा पर अबायोटिक रिसोर्सेज को वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो अर्थ के बनने के साथ साथ ही अवेलेबल हुए थे और एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है। ये रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं और ना तो ह्यूमन इन्हें प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और ये सारे रिसोर्सेज आज के टाइम पर ग्रेट डिमांड में भी हैं, क्योंकि हाँ, जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे पास लैंड के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए लैंड, उनमें रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर के लिए कई बार हम वाटर का भी यूज़ करते हैं। एयर तो चाहिए ही चाहिए होता है सबको। तो जितना ज़्यादा हम अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम अबायोटिक रिसोर्सेज का उतना ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये एग्जॉस्टेबल भी है और ओवर यूज़ भी हो रहा है, तो हमें अबायोटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने की भी ज़रूरत है। आई थिंक बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज दोनों ही आपके समझ में आ गया होगा। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कुछ एग्जांपल्स एक बार हम देख लेते हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्ट रिसोर्सेज के। बायोटिक लिविंग बीइंग्स होते हैं, एग्जांपल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया एंड एटसेट्रा। जबकि अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, इनके एग्जांपल्स वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड द सेकंड इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल या डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या हैं? एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose total quantity and quality are presently known and which are already being used by humans। एक्चुअल या डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें सब कुछ पता है, जिनके बारे में हमें पता है कि वो हमारे अर्थ पर कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और हम प्रेजेंट टाइम पर उसको यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें इसी कैटेगरी में आती हैं, है ना। हम इनको जानते हैं कि हम कितने अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, इनकी क्वांटिटी भी हमें पता है, हाउ टू यूज़ भी हमें पता है और हम प्रेजेंट टाइम पर इनको यूज़ भी कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वो क्या है? वो है हमारी डिमांड, हमारी नीड्स, जो टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है और इकोनॉमिक यूज़फुलनेस इतना ज़्यादा है हमारे पास इन रिसोर्सेज के लिए, इन रिसोर्सेज से जो मिलेगा हमको, इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसको डेवलप भी किया जा रहा है। तो क्लियर हो गया होगा एक्चुअल रिसोर्सेज। Next is on the basis of development, potential resources. These resources are whose total available quantity is not known at present। Potential resources क्या होते हैं? ऐसे resources जिनके टोटल अवेलेबिलिटी हमारे पास, उनकी क्वांटिटी नहीं पता है कि वो कितने अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उन्हें फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं। हमें पता है कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उनको यूज़ नहीं कर सकते, कर रहे हैं। और उन चीज़ों में, उन रिसोर्सेज में पोटेंशियल है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका के पास बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, है ना, और ये वाटरफॉल्स यूज़ हो सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जनरेट करने के लिए, है ना। बहुत अच्छी टेक्निक होती है जहाँ पर हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
तो अफ्रीका चाहे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, पर प्रेजेंट टाइम पे वो ऐसा काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को वो माइंड में रखता है, या इस चीज़ का उसने प्लान बनाया हुआ है, सोचा हुआ है कि इस टेक्निक का यूज़ करके हम इन वाटरफॉल्स को यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यानी कि वो रिसोर्सेस जो फ्यूचर यूज़ के लिए रख दिए गए हैं कि इनका यूज़ हम फ्यूचर में करेंगे, जबकि हमें उनका मेथड टेक्निक सब कुछ पता है। ऐसे रिसोर्सेस हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड डिटेल्ड सर्वे टू एस्टिमेट देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पोटेंशियल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनके लिए हमको क्या करना होता है, एक डिटेल अकाउंट तैयार करना पड़ता है, डिटेल सर्वे तैयार करना पड़ता है, एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि हमारे पास कोई भी रिसोर्स ऐसा जिसे हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कितने अमाउंट में है और किस क्वालिटी का है, तभी तो हम उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखेंगे। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस जिनको प्रेजेंट टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जिनको हमने फ्यूचर में यूज़ करने के लिए अभी रोक के रखा हुआ है। So students, these are classification on the basis of origin and on the basis of development. In our next class, we will see classification based on renewability and classification based on distribution. In homework, you have to write all key terms given in your book, and you have to learn it also and submit it in your class group. Students, if you have any question, any doubt, you are free to ask to me by call, or you can send your question in your class group. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.